नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषा। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिषा पे। हम बात करने वाले हैं आज के मुख्य समाचारों के बारे में। सबसे पहली खबर जिसमें हम जानेंगे मौसम का हालचाल। पारा 43 डिग्री के करीब आज तेज हवा के साथ साथ बूंदाबांदी व ओलावृष्टि के भी आसार हैं। हरियाणा में बुधवार शाम को मौसम में काफी बदलाव आया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में बादल छाए हैं। राजस्थान से अगले कुछ इलाकों में रात में तेज हवा के साथ साथ बारिश भी हुई है। महेंद्रगढ़ के कई गांव में ओलावृष्टि भी हुई है। इससे पहले दिन भर लू ने तपाया था। फिर प्रदेश में दिन का तापमान औसत 0.5 डिग्री से बढ़कर सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। हिसार में ये सबसे ज्यादा यानी कि 42.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अब रात भी तपाने लगी है। रात का तापमान भी 24 घंटे में औसत 1.4 डिग्री बढ़कर सामान्य से 4.7 डिग्री ज्यादा हो गया। यह रोहतक में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ती गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की खपत भी काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते में ही ये 3.19 करोड़ यूनिट बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 11 अप्रैल को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बारिश से खेत से लेकर के मंडियों तक गेहूं भी भीग सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश, तूफान व ओले। हिमाचल प्रदेश में लाहौल की चोटियों में बर्फबारी और मनाली, हरिपुर धाम में बारिश देखी गई है। चंबा में तूफान के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। इससे तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अगले 4 दिन में बर्फबारी के आसार हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर के साथ। क्या है मंडियों का हालचाल। अगर उठान में देरी हुई तो बढ़ सकती है दिक्कतें। अगले सप्ताह तक गेहूं से अट सकती हैं मंडियां। रबी सीजन में गेहूं की आवक ने तेजी पकड़ ली है। अब तक प्रदेश की मंडियों व खरीद केंद्रों में करीब 6.15 लाख टन गेहूं पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही मंडियों में 2 लाख टन से ज्यादा गेहूं आया है। अगले सप्ताह तक प्रदेश की मंडियां गेहूं से अट सकती हैं। इसका कारण है उठान में देरी। हालांकि सरकार का दावा है कि उठान को लेकर सभी तरह के इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र व करनाल में गेहूं उठान व ढुलाई को लेकर टेंडर फाइनल नहीं किया गया है। जिला खाद्य व आपूर्ति विभाग की ढुलाई ठेकेदारों से बातचीत चल रही है। डीएफएससी पिछले साल के रेट से 10% ज्यादा बढ़ा करके ठेका देना चाहता है, जबकि ठेकेदारों द्वारा 25 से 70% तक ज्यादा रेट दिया गया है। मंडियों में लिफ्टिंग ठप है। इसके साथ ही हैफेड डीएम बदला गया है। करनाल में हैफेड के डीएम अमित कुमार को बदल दिया गया है और उनको पंचकुला भेजा गया है। उनकी जगह पर उधम सिंह ने बुधवार को डीएम का पदभार संभाल लिया। डीएम उधम सिंह का कहना है कि खरीद को लेकर मंडी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। अगली खबर, बाजरा, गेहूं व कपास के लिए बावल एग्री रिसर्च सेंटर में बनेंगे जीवाणु खाद के टीके। रेवाड़ी के साथ ही दक्षिण हरियाणा जिलों के किसानों के लिए खरीफ फसल जैसे कि बाजरा, ग्वार, मूंग व कपास की कम लागत में बेहतर पैदावार के लिए अच्छी खबर है। बावल क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की जीवाणु खाद प्रयोगशाला बायो फर्टिलाइजर लैब में अब रब्बी सीजन के बाद खरीफ फसलों के लिए जीवाणु खाद के टीके तैयार होंगे। इससे पहले टीके हिसार के कृषि विश्वविद्यालय में ही बनाए जा रहे थे। ये टीके फसल में डीएपी की तरह काम करेंगे। एक टीके की कीमत मात्र 20 रुपये निर्धारित की गई है। बावल रिसर्च सेंटर की लैब पर तो ये टीके मिलेंगे ही, लेकिन किसानों को इस बार नजदीकी सरकारी कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी जीवाणु खाद टीके उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए योजनाएं भी बनाई जा रही है। क्या है जीवाणु खाद की ये टीके। केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मवीर ने बताया कि जीवाणु खाद एक तरह से प्राकृतिक खाद होती है और सूक्ष्म जीवाणुओं से बनती है जो फसल एवं पर्यावरण के मित्र होते हैं। इस खाद को विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ मिलाकर के बनाया जाता है। यह सबसे सस्ती खाद होती है। फसल में इस खाद से बाहरी नाइट्रोजन की आपूर्ति 30% तक कम हो जाती है और इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। आगे बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर के बारे में। चीन का करारा जवाब। अमेरिका पर टैरिफ 34% से बढ़ाकर के 84% किया गया है। टैरिफ टेरर पर ट्रंप को करारा जवाब मिला है। अमेरिका के 104% टैरिफ के जवाब में चीन ने उस पर टैरिफ बढ़ाकर के 84% कर दिया है। इससे पहले चीन ने अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाया था। बुधवार को उसने इसमें 50% इजाफा कर दिया। नई दर 10 अप्रैल से लागू होगी। उसने 11 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय संस्थानों की सूची में डाल दिया है। ड्रैगन के इस कदम से दोनों देशों के बीच ट्रेड वार नया रूप ले सकता है, क्योंकि चीन ने साफ कर दिया कि वह अमेरिका के खिलाफ अंत तक लड़ेगा। उसने WTO के एक और मुकदमा दायर करने की चेतावनी भी दी है।
2024 में दोनों देशों में 585 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। अमेरिका ने 440 अरब डॉलर तो चीन ने 145 अरब डॉलर का सामान आयात किया। भारत समेत अन्य देशों पर अमेरिका द्वारा लगाया गया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ भी बुधवार को ही लागू हो गया है। इसके साथ ही एप्पल कंपनी आईफोन के प्रोडक्शन के लिए भारत और चीन दोनों पर निर्भर है। नए टैरिफ के बाद से ही अमेरिका में आईफोन 16 सीरीज की कीमत 30% अधिक बढ़ सकती है। कच्चे तेल के दाम 7% तक गिरेंगे। चीन के 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड भी 1.63% रह गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। अमेरिका ने ही कड़े विरोध के बावजूद ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ पर आक्रामक है। बुधवार को उन्होंने ये कह करके एक झटका दिया कि अब फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा, हम फार्मा पर इस तरह टैरिफ लगाएंगे कि कंपनियां चीन व दूसरे देशों को छोड़ देंगी और अमेरिका आएंगी, क्योंकि उनके ज़्यादातर उत्पाद यहीं बेचे जाते हैं। फार्मा भारत का सबसे सफल क्षेत्र है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा बाजार है। अभी अमेरिका में आयात की जाने वाली 40% जेनेरिक दवाई भारतीय होती हैं। वर्ष 2024 में भारत से 13 अरब डॉलर की दवाई अमेरिका निर्यात की गई थी। इनमें 8 अरब डॉलर की जेनेरिक दवाएं थी। अमेरिका भारतीय दवा उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो असर दोनों देशों पर होगा। अमेरिका में दवाएं महंगी होंगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं नई खबर की तरफ। राम रहीम 41 दिन बाद फिर से 21 दिन की फरलों पर बाहर आया है। दुष्कर्म व हत्या में रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद काट रहा डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम 41 दिन बाद फिर से 21 दिन की फरलों पर बाहर आया। वह बुधवार सुबह 6 बजे जेल से निकला। उसे लेने हनीप्रीत भी पहुंची। राम रहीम को कड़ी सुरक्षा में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम ले जाया गया। वह डेरे के स्थापना दिवस के 77वें समारोह में शामिल होगा। डेरे की स्थापना 29 अप्रैल 1948 को संत शाह मस्ताना ने की थी। इसी में शामिल होने के लिए राम रहीम ने फरलो मांगी थी। राम रहीम इससे पहले 28 जनवरी 2025 को 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। 10 दिन सिरसा डेरे और 20 दिन यूपी के बरनावा आश्रम में रहा। इस बार पूरे 21 दिन सिरसा डेरे में रहेगा। राम रहीम 28 अगस्त 2017 से सजा काट रहा है। साल 2020 से अब तक वो 13वीं बार जेल से बाहर आया है। उसे 7 साल 7 माह में 326 दिन यानी कि 10 महीने 26 दिन की पैरोल या फिर फरलो दी जा चुकी है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं नई खबर के साथ। रेपो रेट फिर से 25 अंक घटा। होम और ऑटो लोन हो सकते हैं सस्ते। अमेरिकी टैरिफ से उभरी अनिश्चितताओं के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने बुधवार को रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट्स की कटौती कर दी है। इस साल यह दूसरी कटौती है। इससे पहले फरवरी में भी इतनी ही कटौती की गई थी, यानी कि 2 महीनों में ब्याज दरों में आधा फीसदी कटौती की जा चुकी है। ताज़ा कटौती के बाद नीतिगत दर 6% पर आ गई है। इसका सीधा असर होम और ऑटो लोन पर पड़ेगा। ग्राहकों की ईएमआई जल्द कम हो सकती है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के स्टैंडिंग डिपॉजिट्स फैसिलिटीज रेट 6% से घटाकर के 5.75% या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट 6.5% से 6.25 कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने संजय मल्होत्रा ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी व्यापार टैरिफ से प्रभावित हो रही अर्थव्यवस्था को समर्थन देना है। हालांकि इसका भारत और उसके निर्यात पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान 6.5% कर दिया है और इससे पहले 6.7% था। इसके साथ ही सोने पर लोन के नियम एक जैसे होंगे, यानी कि गवर्नर ने कहा कि अभी बैंकों और दूसरी कंपनियों के सोने पर लोन देने के अलग अलग नियम हैं। हम चाहते हैं कि नियम एक जैसे हो। लोग या तो खर्च पूरे करने या फिर व्यवसाय शुरू करने के लिए सोने पर लोन लेते हैं। आरबीआई ने देखा कि कुछ जगहों पर लोन देने में गड़बड़ हो रही थी, तो फिर नियम सही से नहीं माने जा रहे थे, इसलिए नए नियम बनाना चाहते हैं। आरबीआई इसका ड्राफ्ट बनाएगा। इसके साथ ही हमारी अगली और महत्वपूर्ण खबर, विनेश फोगाट ने चुना 4 करोड़ रुपए के कैश अवार्ड का विकल्प, खेल विभाग को बताया। पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने सरकार की ओर से दिए 3 विकल्पों में से एक को चुन लिया है।
उन्होंने 4 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड के विकल्प पर अपनी सहमति दे दी है। इसे लेकर के खेल विभाग को पत्र भी दे दिया गया है। इस पर आगे की प्रतिक्रिया बढ़ेगी। विनेश जुलाना से कांग्रेस की विधायक है। उन्होंने पिछले माह ही बजट स्तर में मुद्दा उठाया था कि उन्होंने कहा था कि सरकार ने उन्हें सिल्वर मेडल के बराबर सम्मान की घोषणा की थी। ओलंपिक प्रतिभागी को 15 लाख अवार्ड का प्रावधान था। राज्य की 2019 की कैश अवार्ड की खेल पॉलिसी के अनुसार ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर 6 करोड़ का प्रावधान है, जबकि सिल्वर मेडल जीतने पर 4 या फिर ब्रॉन्ज मेडल पर 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यदि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल से वंचित रहता है तो उसे भी प्रतिभागिता पर 15 लाख रुपए का प्रावधान है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।